बिस्मिल्लाह रबिशरहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्रिस्टोफर मार्लो, ठीक है। वो कहते हैं कि एक कोट है कि शेक्सपियर ना होता अगर क्रिस्टोफर मार्लो ना होता, यानी कि मार्लो पहले आया था और क्रिस्टोफर शेक्सपियर जो है वो इसके बाद आया था। अच्छा, मार्लो के जो ड्रामाज हैं इसके अंदर मैकियावेलियन यानी कि लस्ट फॉर नॉलेज, लस्ट फॉर पावर, लस्ट फॉर डिस्कवरी, ये बहुत ज्यादा है। और इस हद तक ज्यादा है कि इंसान किसी भी तरह से वो किसी भी हद तक बुरे अपनी सिर्फ दौलत को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपनी जात को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। चाहे फिर वो अपने रिलीजन को भी दाव पे लगा सकता है। जैसे हमने डॉक्टर फॉस्टस है, उसमें हमने देखा कि एक ऐसे शख्स की कहानी है जो कि अपने रिलीजन को दाव पे लगा देता है, अपने ईमान को दाव पे लगा देता है। हालांकि वो एक रिलीजियस बंदा होता है, उसने थियोलॉजी पढ़ी होती है, वो पीएचडी डॉक्टर होता है, लेकिन वो इस हद तक लस्ट फॉर वेल्थ में चला जाता है कि वो अपने लिए डैमनेशन जो है उसको सेलेक्ट करता है एज कंपेयर टू वो के मर्सी ऑफ गॉड को सेलेक्ट करता। जियो ऑफ माल्टा जो है ये एक कहानी है एक्चुअली ब्राबरास, ठीक है, जो कि एक वेल्दी मैन है जो कि एक आइलैंड पे रहता है जिसका नाम माल्टा है और जो कि एक ज्यूइश है, ठीक है। और ये जो है मतलब अब क्या होता है कि इसके ऊपर जो है इसका जो गवर्नर होता है यानी कि माल्टा का जो गवर्नर होता है उसके ऊपर टर्किश आके कुछ चार्ज करते हैं कि भाई तुमने हमें चार्ज करना है, कुछ पे करना है, यानी कि कुछ ड्यूज होते हैं, जो कुछ टैक्सेस होते हैं जो उन्होंने वसूल करने होते हैं, जो कि उस गवर्नर के पास होते नहीं क्योंकि वो बहुत अरसे से नहीं दे रहा होता। और फाइनली जो है वो जो गवर्नर जिसका नाम फर्नीज होता है वो टर्क्स के जो है एक उसके अंदर आके उनके जैसे कहना चाहिए उनकी मतलब उनके असर के नीचे आके वो जो है उसको और तो कुछ समझ नहीं आती, वो कहता है कि ये जो ब्रेबरास है ये एक वेल्दी ज्यूइश है, चलो इससे जाके हम जो है सारे टैक्सेस वसूल करते हैं। जैसे ही ये शख्स जो है वो इनकार करता है कि मैंने आपको पैसे नहीं देने, तो उसी वक्त जो गवर्नर परनीज होता है वो उसके तमाम जो वेल्थ होता है उसको जो है वो किसी तरीके से अपने मतलब अंडर कर लेता है और इससे सारी जायदाद जो है वो छीन ली जाती है। अब देखना ये है कि ब्रेबरास जो है वो किस हद तक जाता है अपनी इस दौलत को वापस लेने के लिए और अपनी इज्जत को बचाने के लिए वो किस हद तक क्राइम्स में जाता है। यानी कि एक इंसान है, उसके मैकियावेलियन दिखाई है, कितने लोगों को वो बेवकूफ बनाता है और कितने लोगों को मरवाता है, यहाँ तक कि वो अपनी बेटी को भी मरवा देता है जब वो नन बनती है और वो सच बोलने लगती है। नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट द क्रिस्टोफर मार्लो एंड द ज्यू ऑफ माल्टा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि क्रिस्टोफर मार्लो बॉर्न इन 1564 in Canterbury, England, son of a shoemaker. He gained a scholarship to Corpus Christi College, Cambridge at the age of 16. Early interest in drama awarded his BA in 1584. Elizabeth I's Privy Council secured him with an MA in 1587. मैकियावेली इसमें देखते हैं कि क्या है, मार्लो बेसिस प्रोलोग कैरेक्टर मैकियावेली ऑन द बेसिस ऑफ अ रियल फिलोसोफर मैकियावेली। मैकियावेलियन अप्रोच हमने पढ़ी थी, अगर आप लोगों को याद हो, अबाउट द बेकन में मैंने आपको बड़ा क्लियर कट बताया था कि मैकियावेली कौन था। मैकियावेली एक ऐसा फिलोसोफर था जो इंसान को बताता है वो जो है ना कि घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी उंगली से निकाल लो, और इसको हम कहते हैं ये मैकियावेली अप्रोच है। यानी कि दुनिया को पाने के लिए दुनियावी रास्ते दिखाना, दुनियावी सक्सेस के रास्ते दिखाना, वो जिस फिलोसोफर ने बताया उसको हम मैकियावेली कहते हैं। और ऐसी अप्रोच रखने वाले उनको हम मैकियावेलियन कहते हैं। जैसे ओथेलो के अंदर इयागो का जो कैरेक्टर है दैट इज अ मैकियावेलियन कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि वो दुनिया को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, वो स्टेटस को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यानी कि
एक इवल जीनियस इंसान जो है उसको हम कहते हैं कि उसकी मैकियावेलियन अप्रोच है। इसी तरीके से ये जो हमने ब्रेबास का कैरेक्टर पढ़ा वो भी एक्चुअली एक मैकियावेलियन कैरेक्टर है। मैकियावेली जो है वो फिलोसोफर जो है उसकी जो फिलोसफी है वो उसको फॉलो करता है। Machiavelli was born in Florence, Italy at a time when the country was in political upheaval. Machiavelli's greatest work is The Prince, written in 1513 and published after his death in 1532. The work immediately provoked controversy and was soon condemned by Pope Clement VIII. Its main theme is that princes should retain absolute control of their territories and they should use any means of expediency to accomplish this end, including deceit. और इसका जो मेन थीम क्या था कि प्रिंसेस जो हैं शुड रिटेन एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑफ देयर टेरिटरीज, कि प्रिंसेस जितने भी हैं उनको अपने एब्सोल्यूट कंट्रोल होना चाहिए टेरिटरीज, उनकी जो टेरिटरीज है उनके जो इलाके हैं, दे शुड यूज एनी मीन ऑफ एक्सपीडियंसी टू अकम्प्लिश दिस एंड। और वो कहता है कि उनको किसी भी हद तक यानी कि डू एंड डाई वाली सिचुएशन में जाके अपने दुनियावी मकासद को पा लेना, इसको हम कहते हैं कि मैकियावेलियन अप्रोच है। तो यहाँ पे भी वो कहते हैं कि किसी भी हद तक जाना पड़े लेकिन उनके पास ये जो है अपना कंट्रोल ऑफ टेरिटरीज होना चाहिए, चाहे उनको कुछ भी करना पड़े लेकिन उनको अपना अकम्प्लिश करना है इस एंड को, इंक्लूडिंग डिसीट, चाहे उनको धोखा ही क्यों ना देना पड़े। आज दुनिया के अंदर धोखेबाजी आम हो गई है, सिर्फ एक जरा सी जमीन का झगड़ा ही होता है और उसके पीछे हम कितने झूठ बोलते हैं, या छोटे छोटे मसले मसाइल होते हैं और हम झूठ बोल के धोखे दे के अपने कामयाब हो जाते हैं दुनियावी तौर पे। और किसी हद तक ऐसे लोग फॉर द टाइम बीइंग तो कामयाब हो जाते हैं लेकिन उनका एंड जो होता है वो बहुत बुरा होता है। Some readers initially saw the prince as a satire on the absolute rulers such as Borgia. उसके बाद हम देखते हैं Jew of Malta, the famous tragedy of the rich Ive of Malta। ठीक है, फेमस ट्रेजेडी है एक रिच आइव ऑफ माल्टा की। हाँ जी बिल्कुल, फ्रेंजीज जो है वो सारे ज्यूस को ऑर्डर करता है कि उनकी वेल्थ का हाफ वो टैक्स में देंगे और ब्रेबास इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करता है, इसलिए उसकी सारी वेल्थ टैक्स में ले ली जाती है। बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो अब ये जो है ज्यू ऑफ माल्टा जो है वो एक ट्रेजेडी है एक फेमस रिच आइव ऑफ माल्टा की। ठीक है, एक ज्यू है जो कि माल्टा में रहता है जिसका नाम ब्रेबास है, वो यहाँ पे रहता है। और क्या है, एज इट वॉज प्लेड बिफोर द किंग एंड क्वीन इन हिज मैजेस्टीज theater at Whitehall by Her Majesty's servants at the cockpit, written by Christopher Marlowe। उसके बाद हम देखते हैं notice that this play actually has acted taking a side to the audience. The Renaissance theater is dealing with the complexity of symbolic locations that would allow for the crossing of the imaginary boundaries, extending out from the nebular to the plateau of the stage area. Notice the development of fresh interactive strategies for actors, whispering and conspiracy. We begin to dissect inner qualities and in the characters। उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रेबास का कैरेक्टर क्या है। नाउ ही इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले। ठीक है, हीरो ऑफ द प्ले जो है मार्लो का जो हीरो है ना, एक्चुअली वो गुड एंड इवल का कॉम्बिनेशन है। वो एक आम इंसान है, वो अपने हीरोज जो है उसको एक आम इंसान लेता है जो कि प्रोन होता है टुवर्ड्स द इवल। ठीक है, तो ब्रेबास जो है वो भी एक ऐसा ही इंसान है, हीरो है। क्योंकि इससे पहले हमने क्या पढ़ा ग्रीक ट्रेजेडी में, उसमें आइडियल ट्रेजिक हीरो में हमने क्या पढ़ा था, ही इज गुड लेकिन वो आम इंसानों से ज्यादा गुड होता है और उसके अंदर स्ट्रेंथ होती है, वो जो है उसके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा सिंसियर होता है लोगों के साथ। अब मार्लो ने इस तरह का उसने जो ट्रेजेडी लिखी वो आम इंसान के बारे में लिखी। उसने ब्रेबास को एक ऐसा कैरेक्टर दिखाया जो कि आम इंसान है लेकिन प्रोन टुवर्ड्स इविल है। उसके अंदर लस्ट फॉर पावर है, लस्ट फॉर वेल्थ है, लस्ट फॉर रिचेस है। ही इज अ ज्यूइश मर्चेंट हु ओनली केयर्स फॉर हिज डॉटर एबिगेल एंड गोल्ड।
सिर्फ उसको दो चीजों से लगाव था, एक एबिगेल और एक उस गोल्ड। स्कीमिंग फॉर रिवेंज लीड टू मेनी डेथ्स इंक्लूडिंग एबिगेल, और उसकी जो स्कीमिंग है कि उसने जो बदला लेना है वो जो है बहुत सी डेथ्स का बायस बनता है, यहाँ तक कि वो अपनी बेटी को भी मार देता है। ठीक है, खाली देखें हम लोग जो है हर छोटी छोटी सी चीज को अना का मसला बना लेते हैं। ठीक है, तो दैट इज द सेम थिंग कि उसको खाली गोल्ड उसको मिल भी जाता है। ठीक है, वो किसी तरह स्कीमिंग करके अपनी बेटी के थ्रू गोल्ड ले लेता है, लेकिन अभी जो उसकी ईगो का मसला था कि जी मेरी बेइज्जती हुई है और मुझे मेरे साथ ऐसा क्यों हो, उसके लिए भी वो अपनी बेटी को इस्तेमाल करता है। तो इस तरह से देखा जाए तो दैट इज अ रिवेंज ट्रेजेडी। ठीक है, इसको हम कहते हैं ये रिवेंज ट्रेजेडी है। ही इज मार्क्ड एज an outsider in Maltese society because of his religion and attitude seen as Machiavellian, और उसको जो है आउटसाइडर कंसीडर किया गया, क्योंकि मेल्टीज एक्चुअली माल्टा में रहने वाले लोगों को कहा जा रहा है। मेल्टीज सोसाइटी के अंदर जो है वो एक आउटसाइडर था, क्योंकि वो एक क्रिश्चियन सोसाइटी थी। ठीक है, और ये खुद एक ज्यू था, एक यहूदी था, बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन एंड एटीट्यूड सीन एज मैकियावेलियन। ही इज वेरी ऑनेस्ट अबाउट बीइंग द विलन एंड डूइंग दिस टेरिबल थिंग्स, बहुत ऑनेस्ट था अबाउट बीइंग द विलन। ठीक है, और वो इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें करता रहता था, खौफनाक किस्म की हरकतें करता रहता था। He never attempts to justify his action by religious doctrine, और वो कभी भी जो है वो अपने एक्शंस को रिलीजियस डॉक्ट्राइन्स के थ्रू जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करता था। रिलीजन को तो हम सारों ने एक साइड पे ही उठा के रख दिया है, चाहे फिर वो ज्यूस हैं, चाहे फिर वो क्रिश्चियंस हैं, चाहे वो मुस्लिम्स हैं। ठीक है, सारे ही रिलीजन को नहीं पढ़ते, अगर सारे रिलीजन को पता पढ़ने लग जाए ना तो दुनिया के अंदर पीस आ जाए, यकीन जाए। तो वेरी ड्राइवन बाय हेट, और ये जो था क्या था, किस तरह का कैरेक्टर था, ड्राइवन बाय हेट, यानी कि उसके अंदर बहुत ज्यादा नफरत थी। बिकॉज ऑफ दैट सोसाइटी रिमाइंड अस ऑफ एनी मोर फ्रॉम अ फेमस शेक्सपियर हिस्ट्री प्ले। अच्छा जी, फिर रिचर्ड थ्री किंग की है, रिचर्ड एंड ब्राबास, लव टू हेट देम, हेट टू लव देम। ठीक है, वो जो थे मोहब्बत करते थे कि उनसे नफरत की जाए, हेट टू लव देम, और उनको नफरत थी कि कोई इनसे मोहब्बत करे। वॉइसेस हु आर साइमल्टेनियसली सिंपैथेटिक एंड डिटेस्टेबल। ठीक है, और वो जो है उनके वॉइसेस कहते हैं बुरे थे उसके खिलाफ, who are simultaneously sympathetic and detestable, जो कि sympathetic भी होते थे और detestable भी होते थे। Their character are intriguing and the most interesting character to want to follow. Do we really see him as such a villain? In the end, they both send out the same message to be good as boring. और in the end हम देखते हैं कि दोनों ये जो ड्रामा थे, रिचर्ड थ्री और फिर ब्रेबास, इन दोनों के कैरेक्टर्स के अंदर हमने एक चीज कॉमन देखी, जो कि शेक्सपियर का ड्रामा था, रिचर्ड थ्री जो उसने लिखा था, इन्होंने कहा था टू बी गुड इज बोरिंग। ठीक है, इनके लिए गुड होना बोरिंग है। इसी तरीके से आज के इंसान ने भी यही समझ लिया है कि अगर मैं बुराई का रास्ता नहीं इख्तियार करूंगा या करूंगी तो शायद दुनिया मेरी नहीं सुनेगी। तो हमें ये लगता है कि बहुत ज्यादा अच्छा हो जाना बोरिंग है। उसने ये बताया कि आज का जो नया इंसान है उसकी सोच कैसी है, वो बैड होना पसंद करता है और वो गुड होना नहीं पसंद करता। और ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि जो बुरा इंसान होगा, इंसान बुरा होना पसंद करेगा, खुद से बुरा होना पसंद करेगा, और वो खुद मुंह से, और हम कितने धड़ल्ले से मुंह से कहते हैं कि हाँ भाई अच्छों की सुनता कौन है, ऐसे कहते हैं ना हम। तो बेसिकली क्या है, दैट इज द थिंग कि हम किस तरीके से जो है इस तरीके से कहते हैं। A few fun facts: it is a tragicomedy satire of religious hypocrisy and Machiavellian scheming. It was written in 1589 to 1591 London. Publisher Nicholas Wentworth, London. It was set during the 1565 Turkish siege of Malta, an island in the Mediterranean. ये जो है इसकी जो सेटिंग्स हैं
वो क्या है, सेटिंग्स मींस के कौन से जमाने का बनाया गया है, किस जमाने को दिखाया गया है। एक्चुअली 1655 में टर्किश सीज ऑफ माल्टा, जब टर्किश ने कब्जा कर लिया था माल्टा के ऊपर, जो कि एक आइलैंड था इन मेडिटेरेनियन, तो वहां पे इट्स थीम्स आर रिलीजन, वेंजेंस एंड रिट्रीब्यूशन एंड मैकियावेलियन स्ट्रेटजी। ठीक है, और थीम्स इसकी मेन रिलीजन, वेंजेंस और रिट्रीब्यूशन और मैकियावेलियन स्ट्रेटजी। द ड्रामेटिक क्लाइमैक्स वाज व्हेन प्रेबास प्लॉट टू किल क्लाइमेट बैकफायर्स। ठीक है, और ड्रामेटिक क्लाइमैक्स कब होता है, जब प्रेबास जो है वो जो है ये जो टर्किश का गवर्नर होता है, जिसको क्लाइमेट को वो किल करने का सोचता है, वो बैकफायर कर जाती है उसकी स्कीमिंग एंड प्रेबास डाइज इन द कल्ड्रॉन, और वो जो है फिर खुद जो है वो वहां पे गिर के मर जाता है, जहां पे जो है उसने खुद अपनी यानी कि अपने खोदे हुए गड्ढे में जाके गिर जाता है। इज ब्रेबास ट्रूली इविल? व्हाट रोल डज एबिगेल प्ले विद इन द टेक्स्ट इनोसेंट फादर स्पॉन? ठीक है, और वो क्या जो है वो इनोसेंट थी, वो फादर पॉन थी, या क्या था? नेक्स्ट जो है हम अपनी समरी की तरफ चलते हैं। Geo of Malta, the summary.